बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। हम लोग के लेक्चर चल रहे हैं सोजिश और आराम के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी वर्मों की अलामात के बारे में कि आराम जो है इनके अंदर क्या क्या अलामात पाई जाती हैं। तो उसमें से चंद अलामात के ऊपर तो हम बातचीत कर चुके हैं और अब हम उसमें से चंद अलामात जो रह गई थी उसके ऊपर आज बात करते हैं। उसमें से एक अलामत जो है वो है सुर्खी, यानी जो मकाम वरम होता है वहाँ पर सुर्खी का पाया जाना जो है वो लाजिम है। उसकी वजह क्या है? मकाम वरम पर जो सुर्खी पाई जा रही होती है वो सुर्खी असल में उस खून की वजह से है, जो खून जो है वो सर्कुलेट करके उस मकाम वरम की तरफ आ जाता है और इसी के ज़रिए से हम लोग जो है वो आराम की मुख्तलिफ सूरतों का और उनकी कंडीशंस का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि वरम जो है वो किस नौइयत का है और किस कंडीशन में पाया जा रहा है। यानी कि सुर्खी की कमी से वरम की हल्की नौइयत का अंदाज़ा होता है, सुर्खी की ज़्यादती से वरम की ज़्यादती का अंदाज़ा होता है, सोजिश की ज़्यादती का अंदाज़ा होता है। तो जहाँ पर सुर्खी जो है वो ज़्यादा पाई जा रही है वो इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि यहाँ पर सोजिश जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर दौराने खून जो है वो बढ़ा हुआ है और उसी दौराने खून की वो सुर्खी है जो हमें वहाँ पर दिखाई देती है और जो हमें वहाँ पर नज़र आती है। अब वहाँ पर जितनी ब्लड सर्कुलेशन होगी उसी के मुताबिक वहाँ पर सुर्खी पाई जा रही होगी और इसी तरह से वहाँ पर हरारत भी उसी कदर शिद्दत की होगी, वहाँ पर दर्द भी उसी कदर शिद्दत का होगा। अब जैसे जैसे जो है वहाँ पर सुर्खी बढ़ती चली जाएगी, हरारत वहाँ पर बढ़ती चली जाएगी और वहाँ पर दर्द भी बढ़ता चला जाएगा, यानी वरम जो है वो अपनी इंतहाई शिद्दत में पाया जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जो है सुर्खी कम होने लग जाएगी, वहाँ पर रतूबात जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर स्वेलिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी रतूबात की कसरत की वजह से। तो जब वहाँ पर रतूबात बढ़ेंगी वहाँ पर स्वेलिंग बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर सुर्खी में कमी आना शुरू हो जाएगी और वहाँ पर दर्द में कमी वाकई होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि सुर्खी के अंदर जो चेंजिंग्स हैं वो किस तरीके से आती हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे इब्तिदा के अंदर जो सी सुर्खी होती है इसका रंग जो होता है ना वो बिल्कुल शोख गुलाबी रंगत होती है, उसकी शोख गुलाबी रंगत के अंदर ये पाई जा रही होती है। उसके बाद इसकी सुर्खी जो सी होती है वो शोख सुर्खी माइल रंगत की तरफ माइल होने लग जाती है। फिर आगे अगर ये तहलील होना शुरू हो जाए तो हालत सेहत की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर जो है वो यहाँ पर ये तहलील ना हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ज़ौफ़ हो, कमज़ोरी हो, या फिर जो है वो खून के अंदर दौराने खून में कोई रुकावट हो, रास्ते में कोई सुद्दा हो या हरारत की जो है वो कमी हो, तो क्या होता है यहाँ पर फिर ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो जाती है और यहाँ पर कार्बन जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उस वजह से फिर यहाँ पर ये उरूक शारिया के अंदर आसानी के साथ ब्लड सर्कुलेशन जारी नहीं रहती। तो वो सुर्खी जो सी होती है वो स्याही माइल सुर्खी की तरफ माइल हो जाती है, बिल्कुल स्याही माइल की तरफ उसका गलबा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम इसको इस तरीके से मजीद जो है वो समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं जिस्म के किसी भी मुकाम पर, हथेली पे इसकी मिसाल ले लें, नेल्स के ऊपर इसकी हम मिसाल ले सकते हैं कि अगर हम कहीं पर ऐसे प्रेस करते हैं तो वो जो सुर्खी होती है वो सफ़ेदी में तब्दील हो जाती है, सुर्खी जो होती है वो दाएं बाएं फैल जाती है। लेकिन जब हम उस प्रेशर को छोड़ते हैं तो वापस क्या होता है, वो सुर्खी अपनी जगह पर वापस आना शुरू हो जाती है। तो ये
सुर्खी जो है वो इस चीज को बताती है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ठीक मिकदार के अंदर मौजूद है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हम उस सुर्खी को जब प्रेस करते हैं और वो सफ़ेदी में बदलती है, जर्दी में बदलती है, लेकिन छोड़ने पर वो सुर्खी वापस अपनी जगह पर वापस नहीं आती है, बल्कि वो जर्दी ही बनकर रह जाती है। तो ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि वहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की कमी है, यानी वहाँ पर खून की कमी है, वहाँ पर हरारत की कमी है, जिसकी वजह से वहाँ पर सुर्खी जो है वो वापस नहीं आती। ऐसे ही बाजू का इस तरीके से होता है कि हम लोग जो है वो जिस्म के किसी मकाम को प्रेस करते हैं और दबाते हैं, तो वहाँ पर जो सुर्खी होती है वो दाएं बाएं फैलती ही नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर कायम रहती है। और ऐसा अमूमन उस वक्त होता है जब खून के रास्तों में कोई रुकावट होती है, कोई सुद्दा होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही होती, तो वहां पर बल्कि वो सुर्खी जो होती है वो एक धब्बे की मानित सी बन जाती है, और वो ठीक तरीके से दाएं बाएं खून जो है सर्कुलेशन नहीं करता, और वो सुर्खी अपनी जगह पर जैसी की तैसी वहीं पर कायम रहती है, और बल्कि वो एक धब्बे की मानित जो होती है वो बन जाती है। अब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ब्लड के अंदर जो सी सुर्खी है ये आखिर पाई क्यों जाती है। खून के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अज्जा पाए जाते हैं, जिसके हम सब जानते हैं। इसके अंदर WBCs पाए जाते हैं, RBCs जो हैं वो पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और भी बहुत से अज्जा जो है वो खून के अंदर शामिल हैं। लेकिन जो खून की सुर्खी है वो इसमें इसके एक मादे हीमोग्लोबिन की वजह से पाई जा रही होती है। तो खून के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा मिकदार के अंदर जो है वो RBCs पाए जा रहे होते हैं। यही वजह है कि हमें जो है वो पूरे का पूरा खून वो सुर्ख नजर आता है इन RBCs की कसरत की वजह से। अब खून के ये जो सुर्ख जर्रात हैं ये तैयार कैसे होते हैं। तो खून के जौन से सुर्ख जर्रात हैं ये असल में सफेद जरात WBCs की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, जैसे कि शेखुर रईस बू अली सिन्हा का जो है वो कॉल है कि जिस्म के अंदर जो हमारे कच्चा बलगम होता है ये खून बनने की सलाहियत रखता है। अब होता क्या है कि जिस वक्त हम ग़िज़ा जो है वो खाते हैं तो वो ग़िज़ा जो है वो सबसे पहले कैलूस की शक्ल इख्तियार करती है, फिर उस कैलूस का जब तबख होता है और गदद जाज़िबा उसको जज़ब करते हैं और उसको जो है वो पकाते हैं, तो वो कैलूस जौन सा है फिर वो WBCs में चेंज होता है। फिर इसी तरीके से इस WBCs के अज्जा जो हैं ये जिगर में जाकर उसकी हरारत से पकते हैं, तो फिर ये RBCs में चेंज होते हैं। अब ये जितनी सारी तब्दीलियां हैं ये जिस्म के अंदर इस सारे प्रोसेस से इसको गुजरने के लिए मुख्तलिफ किस्म की कीमियाई तब्दीलियों से ब्लड जो है वो गुजरता है। यानी जिस वक्त जो है वो हम ग़िज़ा खाते हैं, अब ग़िज़ा जो होगी ये उस वक्त तक साले कैमूस की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी, साले कैलूस की शक्ल जो है वो इख्तियार नहीं करेगी जब तक इसके अंदर मैदे की, आंतों की, तिहाल की और कब्द यानी जिगर की रतूबात जो है वो मुनासिब मिकदार में शामिल ना हो जाए और इसको एक पूरे पकने के प्रोसेस से गुजरना ना पड़े। जब ये रतूबात इसमें मुनासिब मिकदार में शामिल होंगी और इसको पूरा एक तबक का वक्फा हासिल होगा, तो फिर जो है ये क्या होगा, जिगर जो है वो इसको तमाम गदद जाज़िबा इसको जज़ब करेंगे और इसके अंदर जो है वो पूरा इसको पकाएंगे, तो ये जो है वो WBCs तैयार होंगे। अब इसी तरीके से ये WBCs जब जिगर में जाएंगे तो जिगर जो है वो अपनी हरारत से इसको पकाएगा, वहां पर इसका तबख़े सानी होगा और वो अपनी सुर्खी से इस खून को सुर्ख भी कर देगा
और इसको कंप्लीटली तौर पर जो है वो पका देगा, तो ये W बेसिस फिर कैमूस के बाद जो है वो R बेसिस में चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इसका ये जौन सा दुरानिया है वो जारी रहेगा। अब खून के अंदर जिस वक्त तक सुर्खी पाई जा रही होती है, तो खून के अंदर जो तुर्शी है, जो तेजाबियत है और जो खारीपन है, ये दोनों इक्वली मिकदार के अंदर दोनों के अंदर पाए जा रहे होते हैं, यानी दोनों का तवाजुन एक जैसा होता है, दोनों का तनासुब एक जैसा होता है। लेकिन जिस वक्त खून की सुर्खी जौन सी है वो ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त इसके अंदर से तेजाबियत ख़त्म हो जाती है और सिर्फ खारीपन जो होता है वो बाकी रहता है। अब ये खारीपन वापस जो है तमाम गददे जाज़िबा में जाकर, तिहाल में जाकर फिर एक कीमियाई तब्दीली से और एक प्रोसेस से गुजरता है और वापस जो है वो इसके अंदर तेजाबियत यानी तुशी पन जो होती है इसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है और इसी तरीके से इसका ये अमल जो होता है वो जारी रहता है। अब हम देखते हैं कि जिस वक्त खून जो है वो शरियानों के अंदर पाया जाता है, तो खून की रंगत कैसी होती है? खून की रंगत जो है वो शोख सुर्खी माइल होती है और इसके अंदर हरारत बहुत ज़्यादा पाई जा रही होती है और उसी हरारत की बेस के ऊपर जो है ये पतला रहता है, उसी हरारत की बेस के ऊपर ये शरियानों के अंदर जो है वो गर्दिश करता रहता है और इसका जायका जो होता है वो खट्टा सा होता है, जैसे कि अंगूर का जायका होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस ब्लड को जिस्म से बाहर निकालते हैं तो इसका रंग क्या होता है? ये इसका रंग गहरा होना शुरू हो जाता है और खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और फिर आखिरकार ये जमना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम अक्सर जब हिजामा करते हैं, इस वक्त में जब ब्लड निकलता है तो इसकी रंगत कैसी होती है और फिर कुछ देर के बाद वो कप्स के अंदर रहे तो वो जमना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा होता इस वजह से है कि खून के जितने भी इसके अंदर इसके अज्जाए हवाइया हैं, जो इसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रोजन है, ये तमाम गैसेस जो है इसके अंदर इसके वजन से भी दुगनी पाई जा रही होती हैं, खून के अपने वजन से। लेकिन जब हम उसको जिस्म से निकालते हैं तो चूंकि इसके अज्जाए हवाइया कुछ उड़ जाते हैं और इसके अंदर इन तमाम अज्जाए हवाइया का तनासुब जो होता है वो कायम नहीं रहता, वो तवाजुन जो है उसका और वो तनासुब उसका वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी रंगत भी चेंज होना शुरू हो जाती है और ये जमना भी शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हम अमराज को समझ सकते हैं कि अगर जिस्म के अंदर किसी भी मकाम पर वरम है और उसमें सुर्खी थी और वो सुर्खी जो है वो स्याही की तरफ चेंज हो गई, तो यहाँ से हम आसानी से अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि उस मकाम पर खून के जो अज्जाए हवाइया का तनासुब था वो ख़राब हो गया है, वो बिगड़ गया है, जिसकी वजह से उसकी सुर्खी जो है वो स्याही माइल रंगत की तरफ चेंज हो रही है। और इसी तरीके से हम इसको समझकर बड़े बड़े अमराज सरतानियाँ जो हैं उनका ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ उसकी रंगत से अंदाज़ा लगाकर। तो रंगत से हम वर्मों का अंदाज़ा, सूजन का अंदाज़ा, सोजिशों का अंदाज़ा इस तरीके पे लगा सकते हैं कि जितने भी सुरख रंगत की तरफ माइल और आम होंगे वो सब के सब उजलाती होंगे, उनमें उजलाती तहरीक होगी। और अगर जर्दी गालिब है उसके अंदर तो उसका क्या मतलब है कि वहां पर गुद्दी सोजिश है, वहां पर गुद्दी तहरीक है। और अगर सफेदी गालिब है तो वहां पर असाबी तहरीक है, रतूबात की ज्यादती पाई जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से बाजों का जो होता है वो कलरों से अंदाजा हमें इस तरह से महसूस होता है कि हमारे मिसाल के तौर पर वरम जो है वो अगर मैदे के अंदर है, वरम जो है वो अगर आंतों के अंदर है, तो बाजों का क्या होता है, उसका असर जिस्म के दूसरे अज़ा के ऊपर भी पड़ता है। यानी कि बाजों का जो होती है जुबान जो होती है वो सुर्ख होने लग जाती है। आमतौर पे हम जुबान के ऊपर छालों से अंदाजा लगा के, उनकी सुर्खी से अंदाजा लगा के इस चीज़ को डायग्नोज कर लेते हैं
कि मरीज के मैदे के अंदर जो है वो सोजिश है, या इसकी आंतों के अंदर जो है वो सोजिश है, इसके पूरे जिस्म के ऊपर बिल्कुल एक एलर्जी टाइप और पूरे जिस्म पर छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं। तो इन रंगों के जरिए से हम बहुत से औराम का और उनकी जो है वो कैफियत का अंदाजा बआसानी लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्वेलिंग के बारे में कि वर्मों के अंदर जब सूजन पाई जा रही होती है वो सूजन क्यों पाई जा रही होती है। तो असल में किसी भी गैर तबी मादे का किसी मकाम पर आकर रुक जाना और वहां पर जो है वो नफूस कर जाना और ठहर जाना, जिसकी वजह से उस उज़्व का अपना साइज बढ़ जाए, या फिर वो मादा वहां पर आकर खुद एक जिस्म की सूरत इख्तियार कर ले, एक बेडोल जिस्म बन जाए, एक उस जो सख्ती कबूल कर ले, तो ये सब चीजें जो है वो स्वेलिंग के अंदर आती हैं। लेकिन इसके अंदर दर्जात का फर्क है। बाज़ जो होता है वो इस तरह से पाया जाता है कि जौन सा मकाम वरम है, जो आराम के मुकाम हैं, उनके ऊपर जो स्वेलिंग पाई जा रही होती है उसकी वजह वहाँ पर खून की जो है वो ज्यादती और सख्ती की वजह से है। यानी खून की ज्यादती है और साथ सख्ती पाई जा रही है। और बाज़ औक़ात क्या होता है वहाँ पर रतूबात की ज्यादती और सख्ती होती है, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि वहां पर रतूबात की ज्यादती होती है लेकिन साथ नरमी पाई जा रही होती है। तो ये इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इसमें से कोई भी सूरत नहीं पाई जा रही होती, बल्कि क्या होता है वहां का जो उज़्व होता है वो खुद ही सख्त हो जाता है, तो उसको भी हम लोग स्वेलिंग के अंदर जो है उसको शुमार कर लेते हैं। तो अब सूजन के अंदर हम डिफरेंस जो है वो किस तरह से करेंगे कि कौन सी वर्म की स्वेलिंग जो है वो असल वर्म है और कौन सी स्वेलिंग जो है वो असल वर्म में शुमार नहीं होती, और उनका ट्रीटमेंट और उसको क्योर हमने किस तरह से करना है। ठीक है, तो जौन सी वर्मों की स्वेलिंग में असल वर्म तो वही वर्म जो है वो होते हैं जिनके अंदर जो है वो खून की ज्यादती और सख्ती पाई जा रही होती है, या फिर उसके साथ जो है वो खून की ज्यादती और साथ रुतूबात और नरमी पाई जा रही होती है। ठीक है, अब इसमें फर्क होता है कि बाज़ औक़ात रुतूबात की ज्यादती और सख्ती ज्यादा होती है और रुतूबात और नरमी जो होती है वो कम होती है, लेकिन दोनों जो हैं वो किसी ना किसी मिकदार में वहां पर पाए जरूर जा रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वहां पर रुतूबात जो है वो पाई जा रही हो और नरमी पाई जा रही हो, लेकिन उसके साथ जो है वहां पर खून की ज्यादती ना हो या वहां पर सख्ती जो है वो ना पाई जा रही हो। तो दूसरे किस्म के जो हमने बात की थी स्वेलिंग की, वो असल स्वेलिंग में नहीं आती, जिसको हमने तहावुज बोला था कि उसके अंदर क्या होता है कि रुतूबात जो होती हैं वो किसी झिल्ली के अंदर बंद हो जाती हैं, और इसका इलाज भी हम लोग जो है वो आराम की तरह से बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये असल में किसी उज़्व की अंदरूनी सोजिश होती है और होने के बाद वहां पर तहलील जो है वो इस कदर बढ़ जाती है कि उस तहलील होकर उसकी रतूबात जो है वो किसी भी झिल्ली के अंदर बंद होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि इस्तिस्का के अंदर जो है वो जिगर की असल में ये गुद्दी सोजिश है, और यहाँ पर कल्ब और उजलात के अंदर जो है वो तहलील का अमल वाक़ई हो रहा है, तो रतूबात जो है वो किसी झिल्ली में बंद हो रही है, यानी कि इस्तिस्का का मर्ज पाया जा रहा है। इसी तरह से जातुल जम का मर्ज है, उसके अंदर भी इसी तरीके से होता है। तो इसके जो सी सूजन है इसको हम असल सूजन में शुमार नहीं करेंगे। तो जो तीसरी किस्म की स्वेलिंग्स होंगी ये वो स्वेलिंग्स होंगी जिसके अंदर जो होगा आज़ा सख्त हो जाते हैं, सख्ती कबूल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर ना तो खून की ज्यादती होती है और वहाँ पर खून की ज्यादती बिल्कुल भी नहीं पाई जा रही होती। मिसाल के तौर पर
जैसे अज़्म कबद है या अज़्म तिहाल है या अज़्म कल्ब है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आज़ा जो होते हैं अंदरूनी तौर पर इनके अंदर तस्कीन पाई जा रही होती है, तो वो एक सुकून और सुस्ती की वजह से जब इंतहाई तस्कीन में चले जाते हैं तो रतूबात को जमा करना शुरू कर देते हैं। अब जब रतूबात उसके अंदर बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाती हैं तो उनका साइज जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो है तो ये भी एक किस्म की स्वेलिंग, लेकिन इसका इलाज हम लोग औराम के तहत में नहीं करेंगे, ना ही हम इनको जो है यहाँ पर हरारत पहुंचाएंगे, बल्कि यहाँ पर हम लोग क्या है ड्राइनेस पैदा करेंगे और इनकी जो जायद रुतूबात जिनको आज़ा ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया उसको हम ड्राई करेंगे, तो जो आज़ा हैं वो अपनी असल कंडीशन के ऊपर वापस लौट आएंगे। ठीक है जी। और इसी की एक सूरत ये बनती है कि उस जौन सा होता है उसके अंदर आग के मवाद इकट्ठा होता है और फिर वो मवाद जौन सा होता है वो बिल्कुल एक सख्ती कबूल कर लेता है और एक बेडोल सा जिस्म बन जाता है, जिसको हम गिल्टी और सोली की सूरत में बोलते हैं। और इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग डिटेल से बात करेंगे जब हम सोजिश और आराम के इलाज के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो तीसरी अलामत है और आखिरी अलामत है वर्मों की, वो है फतूर अफ़ाल यानी कि लॉस ऑफ एक्शन। अब फतूर अफ़ाल असल में होता क्या है कि इसके अंदर कोई उज़्व जो है वो अपना फेल करने से सुस्त हो जाता है और जो है वो उसके अंदर अफराद और तफरीद का शिकार हो जाता है, या तो अपने काम को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करने लग जाता है या जो है वो अपने काम को बहुत ज़्यादा सुस्ती से सरअंजाम देने लग जाता है। तो फतूर अफ़आल के अंदर जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी कोई भी उस जौन सा है उसने अपना वर्क करना ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई मशीन ख़राब हो गई उसने अपना काम करना जो है वो छोड़ दिया। इसने हमें लाजमी तौर पर इस चीज़ को जो है वो सामने रखना पड़ेगा और इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी कि आया ये सोजिश और वरम में से किस अलामत की वजह से उसने अपने काम को करना ख़राब कर दिया है। और ये सूरत जो है असल में यहाँ पे मर्ज जो है वो कैफियत और अखलाक से निकल कर अफ़आल में आ जाता है, यानी मशीनी हालत के अंदर आ जाता है कि अब सिर्फ जो है वो कवामे खून का बिगाड़ नहीं रहा, बेशक पीछे से सबब वही बन रहा है कोई ना कोई, लेकिन यहाँ पर उसने खुद अपने अफ़आल को ठीक तरह से सरअंजाम देना जो है वो छोड़ दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर कह दिया जाता है भाई जिगर काम नहीं कर रहा या गुर्दे काम नहीं कर रहे, तो आखिर तो पीछे कोई ना कोई रीजन है ना जिसकी वजह से उसने अपना काम करना छोड़ दिया। तो हमें असल में उस रीजन को, उस वजह को तलाश करना है, उस सबब को तलाश करना है और उसका इलाज करना है, तो वो उस जो अपने अफ़आल को ठीक तौर पर सरअंजाम जो है वो देने लग जाएगा। अब जो है अगर एक उस जो है वो काम नहीं कर रहा और बिलफर्ज उसकी वजह जो है वो उसमें पाया जाने वाला दर्द है, उस दर्द की शिद्दत की वजह से वो काम नहीं कर रहा, या फिर जो है वो उसके अंदर स्वेलिंग इतनी ज़्यादा है और इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से उसको अपना काम करने के अंदर दुश्वारी पेश आ रही है, या तो अपने साइज में इतना ज़्यादा बढ़ गया है या अपने साइज में इतना छोटा हो गया है कि वो ठीक तरीके से अपने अफ़आल को सरअंजाम नहीं दे रहा। ठीक है। और बाज़ों का जो है वो इस तरीके से होता है कि एक उस जो है वो उसके अंदर मर्ज पाया जा रहा है लेकिन उसका असर किसी दूसरे उसके ऊपर पड़ रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैदा जो है उसके अंदर कोई मसला पाया जा रहा है कि उसकी स्वेलिंग हुई और वो स्वेलिंग इतनी बड़ी कि उसने साथ जो है वो लीवर को भी प्रेस करना शुरू कर दिया और कुछ अलामात हमें उसकी जो है वो लीवर के अंदर भी महसूस होने लग गई। या इसी तरीके से गद्दा कदामिया का मर्ज है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड अगर किसी का जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गए उसके प्रोस्टेट, उसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ उसको जो है वो यूरिन में दिक्कत पेश आने लग जाती है। ठीक है। तो इस तरह से इसकी मुख्तलिफ सूरतें हम लोग देख सकते हैं अमराज के अंदर कि एक मर्ज जो होता है वो पाया जा रहा होता है किसी उज़्व में, लेकिन वो उज़्व जो होता है
वो अपने अफ़आल में इतनी चेंजिंग लेकर आता है कि दूसरे उसको भी परेशान करना जो है वो शुरू कर देता है। तो फतूर अफ़आल की जौन सी सूरतें बनेंगी ये वही वाली सूरतें होंगी जिसको हम पहले जो है वो तगय्युर अफ़आल के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि या तो वहाँ पर अफरात हैं, यानी वहाँ पर तहरीक पाई जा रही है, या जो है वहाँ पर तफरीत है, यानी वहाँ पर इंतहाई तस्कीन पाई जा रही है, जिसकी वजह से उसने अपने अफ़ाल को ठीक तरीके से सरअंजाम देना बंद कर दिया है, या फिर वहाँ पर इंतहाई ज़ौफ़ और कमज़ोरी वाक़ होगी, यानी तहलील का अमल हो गया है, जिसकी वजह से वो अपने अफ़ाल को ठीक तरह से सरअंजाम नहीं दे रहा। इन तीन वजूहात और सूरतों के अलावा फतूर फ़ाल की और कोई भी सूरत जो होगी वो नहीं पाई जाएगी। तो इंशाल्लाह सोजिश और आराम के ऊपर हमारा इनकी तारीफ़ात और जो है इसकी असबाब और अलामात के ऊपर तो डिटेल से हम लोग अब बात कर चुके हैं। इंशाल्लाह आगे कुछ जो है इसके इलाज के ऊपर हम लोग बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह इस बुक को मुकम्मल करके इंशाल्लाह अगले स्टेप्स की तरफ जो है हम लोग जाएंगे। और दुआओं में आप सब जो है अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर्स को शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो लेक्चर्स शेयर भी होने चाहिए। और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।